हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे वन शॉट रिवीजन एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्लास 10th में बायोलॉजी का एक बहुत ही खास चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज के इस सेशन में हम जीव जनन कैसे करते हैं इसी को ही एक वीडियो के माध्यम से, पूरी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। होता यह है कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेटा बड़ा चैप्टर है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना हम इसे 2 पार्ट में आप सभी के लिए लेकर आए। तो अभी सबसे पहले मैं आपका पार्ट 1 लेकर आई हूँ और इसी का बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा साथ ही साथ में, जहां पर आप दोनों ही पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। सोचने वाली बात है कि भाई जीवों में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जानते हैं, और इसे जानने के पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आपने हमें जो पहले इतना कुछ पढ़ाया है और आप अभी हमें ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसका वन शॉट रिवीजन जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, तो ये हमें इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। बेटा नोट्स की जो लिंक है ना, वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक सारी ही चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट से और स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को, जहां सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना। क्या इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारा ये जो चैप्टर है, यानी कि हमारा ये जो पाठ परिचय है, पाठ परिचय मतलब क्या होता है। जीव जनन कैसे करते हैं, अगर आप ये एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो बस 5 मिनट सुन लो कि एक्चुअली में आप इनमें क्या क्या कवर करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहली चीज की यहाँ पर जीवों के जनन की विधियां हम डिस्कस करेंगे, उसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो होगा क्या जीव पूरी तरह या पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, हमारा यह डिस्कशन का पॉइंट होगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, वेरिएशंस के बारे में, यानी कि विभिन्नताओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, बल्कि एक ही स्पीशीज जो है उन्हीं में भी हमें कई बार वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके पीछे रीजन होता है, कारण होता है कि कुछ जीवों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं और कुछ जीवों में वेरिएशंस होते ही नहीं हैं। अगर हम हमारी ही बात करें तो हम एक ही पेरेंट की संतान होने के बाद अपने भाई बहनों से हूबहू मिलते हुए नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि हम हमारे भाई बहनों से अलग दिखाई देते हैं। हाँ, हमारे कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, चाहे हमारा फेस कट मिल सकती हो, आईज, हमारे नोज, हमारे लिप्स, कई सारी चीजें मैच हो सकती हैं, लेकिन हम हूबहू अपने भाई बहन की तरह दिखाई नहीं देते हैं। हर चीज के पीछे रीजन होता है। और विज्ञान तो आप सभी को पता ही है कि भाई विज्ञान यानी कि जो साइंस है वो तो चारों ही तरफ है कि नहीं है। बस इसी बात पे ध्यान से सुनिएगा। तो क्या जीव पूरी तरह अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, ये हम जानेंगे अभी, और जहां पर मैं आपको वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ साथ एकल जीवों में प्रजनन की विधियां। अब ये यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिखने के पीछे रीजन है। ध्यान से सुनिएगा कि जो जनन होता है ना, एक्चुअली में ये 2 ही आधार पर होता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। पूरा तो अभी मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज ही के सेशन में हमें इस वाले पार्ट को पूरा डिटेल में जाकर, विस्तार से जाकर समझना है। तो अभी केवल और केवल आप क्या सुनेंगे, एक छोटी सी कहानी सुनेंगे कि जो जनन होता है, यानी कि बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है, उसकी 2 मेथड होती हैं भैया। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात आती है कि मैम दोनों में डिफरेंस होता है क्या? हाँ जी भाई, बिल्कुल डिफरेंस होता है, दोनों में बिल्कुल अंतर होता है। ये जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम हिंदी में अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जहां पर क्या होता है, नर और मादा की अगर बात करें या फिर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, दोनों की ही आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर केवल और केवल या तो मेल या तो फीमेल की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सो इसमें मेल और फीमेल दोनों की ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है, ये तो हमें थोड़ा सा समझ में आ गया, ये भी समझ में आया, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और अच्छे से समझना होगा कि इनकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। ठीक है, सो कुछ जीव ऐसे जो होते हैं, जैसे आपको ये तो पता ही है, हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भाई सेल से मिलकर बने होते हैं। ये तो हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के रखा है कि जितने भी सजीव होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं वो सब मिलकर बने होते हैं कोशिका से। लेकिन सब समान कोशिकाओं से मिलकर बने हैं क्या? नहीं। जहां पर अगर मैं एक अमीबा की बात करूं और जहां पर हम हमारी ही बात करें, तो भाई एक अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना है। एक अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, ये सब एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। और वहीं अगर मैं अपनी या हम सब की बात करूं तो हम सब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सजीव हैं हमारी पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, और कुछ सजीव जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं और कुछ कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर हैं। तो अगर कुछ यूनिसेलुलर है और अगर कुछ मल्टी सेलुलर है, अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं, सो होता यह है कि भाई कुछ जो होते हैं मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ऑब्वियसली कुछ क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बस वही आज के सेशन में हम जानेंगे, जहां पर मैं एकल जीवों में सबसे पहले तो प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगी विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनरुद्भवन, पुनर्जनन या इंग्लिश में जिसे हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। हम जानेंगे बडिंग यानी मुकुलन क्या होता है, हम जानेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है, हम जानेंगे बीजाणु समाज संघ क्या होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो हैं भाई वो हमें क्या करनी होगी, जाननी होगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए जल्दी से इसका एसेस ले लें। अब क्या होता है ना भाई, जब हमने इसको स्क्रीनशॉट, जब भी आप इस चैप्टर को लिखो ना तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लेना या वहां पर ये चीज मेंशन कर लेना। क्यों? ताकि आपको पता चले कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट आते हैं लैंगिक जनन के बारे में जानने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ही क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, ये जो ह्यूमंस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमंस जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन के माध्यम से जानते हैं। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, यानी कि भाई पौधों का जनन अंग कौन सा होता है, ऐसे कौन से भाग है जहां पर जनन होता है। तो भाई पत्ती भी हो सकती है, फूल भी हो सकता है, फल भी हो सकते हैं, तना भी हो सकता है ना, शाखाएं भी हो सकती हैं, जड़ भी हो सकती हैं, पर नाना ये सारे भाग नहीं है, इनमें से कोई एक भाग होता है, और वो क्या होता है, सो भैया वो होता है फ्लावर, यानी कि वो क्या होता है, फूल होता है। सो लैंगिक जनन को हम जब भी पढ़ेंगे, मतलब इसका सेकंड पार्ट में वहां जाएंगे, क्योंकि आज के मैंने ये डिसाइड किया है कि एक पार्ट में मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक पार्ट में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँ आप सभी को, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि फ्लावर जो होते हैं उनमें क्या होता है, मतलब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट के किस सेक्शन में होता है, सो भैया वो फ्लावर, फूल वाले पार्ट में होता है। क्लियर? और ह्यूमंस में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें मेल और फीमेल दोनों की ही क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, फ्लावर में भी और यहाँ पर भी। फ्लावर में तो मैं आपको बताऊंगी पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में, वहां पर हम जानेंगे पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में, और यहाँ पर हम जानेंगे ह्यूमन में जो हम जैसे नर और मादा दोनों की जो आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट जो होती है, उसमें हम जानेंगे कि मादा जनन भाग कौन कौन से होते हैं और नर जनन भाग कौन कौन से होते हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, पहली बात तो लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों,
हाँ, लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड बताऊंगी। अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले निषेचन होता है या पॉलिनेशन होता है, या दोनों सेम ही चीज़ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, तो वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। दैन में आपको जब ह्यूमन में लैंगिक जनन के लिए पहले तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा और हमें क्या पढ़ना होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यस, इसमें हम मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। हम जानेंगे कि मादा जनन भाग कौन कौन से होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और नर जनन भाग कौन कौन से होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव भाग कौन सा होता है जो बेसिकली जनन में पार्टिसिपेट करता है। अब क्या होता है जब अंड का निषेचन ना हो। अभी तो अगर बाई चांस एग्जाम टाइम तक आप पहुंच गए हो और आपको अभी यही नहीं पता है कि भाई फर्टिलाइजेशन भी जैसा कुछ होता है या फर्टिलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आपको इस लाइन को भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा सब्र, जीवन जो है ना उसमें सब्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सब्र करते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, इस पर भी चर्चा होगी। और जनन स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कुछ क्योंकि जनन स्वास्थ्य इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन क्या होता है, एक ही परिवार में कितने सारे बच्चे होते हैं। पहले के समय में तो एक ही परिवार में 11-11 बच्चे भी होते थे। सोचो भाई ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, लेकिन पहले के समय में सारी चीज़ें होती थी। क्यों? क्योंकि तब परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जैसा कुछ नहीं था। जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही थी, किसी का ध्यान ही नहीं था, लेकिन फिर इसे रोकने का प्रयास किया गया। वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ लिंग संचारित रोग भी होते हैं या फिर लैंगिक संचारित रोग भी होते हैं, उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे एड्स हो गया, है ना, या फिर इसी के अलावा जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इन सभी बीमारियों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ तक, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बात कुछ ऐसी है भाई कि अब जब ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे आ जाते हैं, अपने मेन पार्ट की तरफ आते हैं, मेन सेक्शन की तरफ आते हैं। अब यहाँ से ना बहुत बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो शुरू होने वाली है। एकदम से हम नहीं जाएंगे जनन के प्रकार पढ़ने के लिए, इनिशियली हमें कुछ चीज़ों को कवर करना होगा। तो जब भी बेटा आप अपनी NCERT ओपन करेंगे ना, तो आपको ये सेक्शन मिलेगा, आपको ये पार्ट मिलेगा। और वो क्या है तो सुनो। जीवों के जनन के क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भैया जीव जनन करते क्यों हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट पर मैं चर्चा कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा सोच के देखो कि भाई जीव जनन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। वो तो इस चैप्टर का पार्ट है ही, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये रिप्रोडक्शन हो ही क्यों रहा है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, किसी भी जाति के, चाहे वो लैंगिक आधार पर बात हो और लैंगिक, बेसिकली अगर रिप्रोडक्शन या जनन नहीं होगा तो फिर किसी भी जाति के अस्तित्व को बचाया जाना संभव नहीं हो पाएगा। क्लियर? सो अगर मैं आपसे बोलूं पहला पॉइंट हमारा यही है कि जीव जनन क्यों करते हैं। सुनते चलिएगा बेटा, है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, जीव जनन क्यों करते हैं, है ना, जीव जनन क्यों करते हैं। सो ये हमारा क्या है भाई, पहला पॉइंट है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो ध्यान से सुनो, जीवों के जनन की अगर बात आती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वो ये होता है किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, किसी भी जाति के अस्तित्व को, किसी भी जाति के अस्तित्व को, है ना, किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, क्या आवश्यक होता है,
रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे अर्थ पर, हमारे धरती पर कई सारे क्या रहते हैं, सजीव रहते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारे अर्थ पर यानी कि भैया हमारी पृथ्वी पर कई सारे क्या पाए जाते हैं, सजीव पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और सभी का जनन करना क्या होता है, आवश्यक होता है ना। सभी जो हैं क्या करते हैं, जनन। लेकिन ये जनन क्यों करते हैं, मैंने आपको इसका एक बड़ा ही प्यारा सा क्या बता दिया है, रीजन बता दिया है कि ये जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? एक और चीज जानना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो जनन होता है यानी कि बेटा ये जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या बोला मैंने आपको कि ये जो जनन होता है यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस यानी कि भैया जो जैव प्रक्रम होता है ना, यानी कि भाई ये जो जैव प्रक्रम होता है ये उसका पार्ट है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो फिर मैं आपसे क्या बोलूँगी, नहीं भाई नहीं, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है। जैसे पहली बात तो लाइफ प्रोसेसेस में ही क्या आता है, तो लाइफ प्रोसेसेस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक तो रेस्पिरेशन आ जाता है ना, समझते चलेंगे। रेस्पिरेशन आ जाता है यानी श्वसन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है भैया, है ना, तो ये भी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का। और इसी के साथ साथ क्या आ जाता है, डाइजेशन आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जो जैव प्रक्रम होता है, वो जैव प्रक्रम में कितनी सारी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, है ना। तो जैसे इसमें श्वसन शामिल है, जैसे इसमें क्या शामिल है बेटा, उत्सर्जन शामिल है, और क्या शामिल होता है, तो इसमें पाचन भी शामिल होता है। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। बट रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नहीं है। रिप्रोडक्शन क्यों मतलब ये क्यों करते हैं, अगर इस टॉपिक पे बात करें कि जब ये इसका पार्ट नहीं है तो फिर जनन क्यों किया जा रहा है। रिप्रोडक्शन सभी सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों, ताकि किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखा जाए। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी एक प्रजाति है या कोई भी जाति है, हम उसको भविष्य में भी देखना चाहते हैं, तो उसको भविष्य में देखने के लिए एक ही माध्यम होगा, वो होगा जनन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको आप जो है अपने लैब में जाकर रख दो और वो सालों साल चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान की भी जीवन काल एक समय तक ही होता है कि नहीं। क्या ऐसा है कि हमारा जीवन काल जो है हम किसी ऐसी मशीन कोई सी बनी हुई है जिसमें हमें रख देंगे और हम जो है कम से कम 200, 300, 400, 500 साल या हज़ारों साल तक भी जिंदा रह सकते हैं? ये असंभव है, नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसके लिए जनन कैसा होता है, आवश्यक। हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं बहुत सारे सजीव और सभी सजीव क्या करते हैं, जनन, लेकिन ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है पढ़ाया है ना मैंने, इसमें आता है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन। ये तो मेन पार्ट, इसके मेन काम इसके हैं ही। क्लियर? तो वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही है, ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जनन करना होगा, तो वो सेंटेंस वहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जनन करना होगा। ऐसा होता तो वो एक लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट होता। जैसे समझो, अब हम लोग क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। क्या हम सांस बहुत देर तक होल्ड करके रख सकते हैं? नहीं, आपका दम घुटने लगेगा। ऐसे ही आप यूरिन को होल्ड करके रख सकते हो क्या? आप बिना खाए पिए रह सकते हो क्या? नहीं। तो हमें पता है कि ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ें हैं। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूं तो वो मतलब दूसरी चीज़ों की बात करने में, जैसे सबसे पहले तो हम जनन की ही बात करें तो वो इसका हिस्सा नहीं है। तभी यहाँ पर बोला है कि एक्चुअली में पोषण बोले तो न्यूट्रिशन। क्लियर? एक्चुअली में पोषण बोले तो न्यूट्रिशन,
श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी कि जीव जो है उसको जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। समझ पाए कि नहीं? दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक जो है ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। देखो भाई, यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि जीवित रहने के लिए तो जनन आवश्यक नहीं है। फिर जनन क्यों किया जाता है तो वो तो मैंने अभी आपको पूरा लिखकर पढ़ाया। नेक्स्ट आ जाओ आप जरा जल्दी से कि फिर दूसरी ओर वहीं ऐसा हम बोल रहे हैं कि भाई जीवों को संतति उत्पन्न करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा होती है उसको खर्च करना पड़ता है। तो जब जो जनन है वो हमारे बॉडी का मतलब हम बोल सकते हैं ये जैव प्रक्रम का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर क्यों इतनी एनर्जी उसमें वेस्ट की जा रही है। देखो मैंने आपको रीजन तो पहले ही बता दिया है, यहाँ पर वही सारी चीजें बस आपसे पूछी जा रही है, मैं आपको पूरा ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु ये स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं, क्योंकि रीजन ही यही है भाई। दृष्टिगोचर होते हैं मतलब आपको कई सारे जीव जो हैं वो दिखाई ही इसलिए देते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं। इनके अस्तित्व को बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए ये जनन करते हैं। क्योंकि जनन के माध्यम से जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए तो कितनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, और जब ये हमारे जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है तो क्यों यहाँ पर एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है। तो हमने देखा कि भाई जनन या अगर नहीं होगा तो ये जो जीव हमें आजू बाजू दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। सो अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन होना क्या है, बहुत आवश्यक। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। अब मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉग को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डॉग है ऑब्वियसली ये भी क्या करता है, जनन करता है। ये भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और ये कौन से रिप्रोडक्शन करता है भैया, ये करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये क्या करता है, सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। अब बात आती है कि ये जो लैंगिक जनन करता है, मान लेते हैं कि ये जनन कर ही नहीं रही है, जो मतलब कर ही नहीं रहा है, यानी कि जो डॉग्स की जितनी भी डॉग्स जो हैं वो जनन कर ही नहीं रहे, तो आने वाले टाइम में इनमें जनन हो ही नहीं रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें डॉग्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। ये या हम केवल इसी का नहीं, हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी सजीव का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर उसके अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसका जनन करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना यहाँ पर, हमने ये जाना कि कहाँ गया, हाँ, यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो फिर संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का क्या कराती है, ज्ञान कराती है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। हमें कैसे पता चलता है कि जो दो व्यष्टि हैं यानी कि दो जीव जो हैं वो एक ही प्रजाति के हैं। सामान्यतः ऐसे इसलिए कहते हैं हम क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। जैसे एक बात बताओ, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि अगर मैं सजीवों की बात करती हूँ, है ना, अगर मैं हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि किन की बात करती हूँ, सजीवों की बात करती हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, हम सारे ही सजीव एक जैसे दिखाई देते हैं क्या? तो आपका एक पॉइंट उठना चाहिए कि मैम नहीं, कुछ सजीव जो है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया वो धरती पर ही रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हो गए जो लैंड यानी कि भूमि पर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्काई में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। होता है कि नहीं भाई? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पानी में रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं, है ना। क्या बोला है, कुछ जो है वो पानी में रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पर रहते हैं, क्लियर, कहाँ पर, धरती पर रहते हैं, ओके बेटा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं, है ना, जो आसमान में उड़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये इनके नेचर में होता है, ऐसा नहीं है कि इनको धरती पे जगह नहीं मिली, है ना। तो हमने क्या देखा कि
हमने ये देखा कि भैया कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पर रहते हैं, कुछ जो है पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसे। अब जैसे मछली है, वो हमारे साथ धरती पर नहीं रह सकती है ना। अब जैसे कि बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, वो भी हमारे साथ धरती पर नहीं रह सकते। तो हमने जाना कि सजीवों की प्रवृत्ति कैसी है, अलग अलग है। हमने ये जाना कि सभी सजीव एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकते, सबकी जगह कैसी हैं, अलग अलग होती हैं। सो हमने ये जाना कि कहाँ गए, जनन करने वाले जीव जो है संतति का सृजन करते हैं। किसका? संतति का, जो बहुत सीमा तक उनके ही समान दिखाई देते हैं, है ना। अब जैसे जलीय जीव है, जैसे मछली हैं तो वो अलग हो जाएंगी, हम मनुष्य हैं अलग होंगे, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स अलग होंगे, और प्लांट्स हैं तो इनकी स्पीशीज अलग होंगी। ह्यूमंस में तो केवल लड़का लड़की में ही डिवाइड होते हैं, लेकिन दूसरे जीव जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए तो उनके कई सारी स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज कह रहे हैं भाई, प्लांट्स भी कई तरीके के होते हैं। फिश हो गई, फिश कई तरीके की होती हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए भाई, तो फिर फाइनली हमारा भी थोड़ा सा जो बेसिक वाला पार्ट था बेटा, है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हो, जीव जनन कैसे करते हैं, डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायग्राम तक आपके एग्जाम में आते हैं, बट कोई बात नहीं, आप केवल ध्यान से सुनो। आज का ये वाला पार्ट मैं गारंटी दे रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं पहले ही इसकी जो लिंक है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि भाई अगर तुम्हें भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो मैम आ चुकी हैं, मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, और मैम की इस वीडियो को देख लो ताकि आपके हर एक तरीके के डाउट्स जो हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आते हैं जनन का मेन आधार क्या है। सो द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का मेन आधार क्या होता है। देखो भाई, हम विधियां पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे जनन कितने प्रकार का होता है, तो एक लैंगिक में निकला था और एक अलैंगिक निकला था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मेन आधार यानी कि बेस क्या होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में कैसे जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई हमारे पेरेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ हमारे में कैसे आ गई। मम्मी तो अलग है, पापा तो अलग है, और मम्मी के अंदर उनकी मम्मी की क्वालिटी है कुछ, और पापा के अंदर उनके मम्मी पापा की क्वालिटी है। तो उन लोगों की जो क्वालिटीज़ या गुण जो हैं वो हमारे पेरेंट्स में आना, हमारे पेरेंट्स से हमारे में आना, और हमारे अंदर नए गुणों का विकास होना, कैसे ये चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। और वो क्या है तो सुनो। जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। बिल्कुल सही बोला है। जनन के पश्चात जो संतति का जन्म होता है, यह संतति जो उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान होती है। मैंने ये नहीं बोला कि जनक ही होती है, जनक के समान बोला है, मतलब जनक की तरह होती है ना। इनका मेन रीजन पता है क्या होता है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ वो कौन सा है, तो वो होता है डीएनए। डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके माध्यम से एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन किस में जाती है, दूसरे जनरेशन में जाती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमने जाना कि जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है, और इसका मेन कारण होता है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिकल सब्सटेंस, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए है, और जो संपूर्ण जीव की क्या होती है, आनुवांशिक इकाई होती है, जो बेसिकली क्या काम करती है। सो डीएनए का मेन काम तो यही ही होता है। क्या होता है बेटा, तो लिख लेना कि भैया एक जनरेशन, वन जनरेशन से, है ना, वन जनरेशन से इंफॉर्मेशन को, है ना, वन जनरेशन जो है उससे इंफॉर्मेशन को, है ना, उससे इंफॉर्मेशन को कहाँ पर पहुँचाना, दूसरे जनरेशन में पहुँचाना। क्लियर, एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन को, है ना, अदर जनरेशन या दूसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है, कहाँ पहुँचाना, दूसरी जनरेशन में। ये क्या करती है, दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, और सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, इसी तरह से जो है ये चीज़ें क्या होंगी, चलती चलेंगी। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाती रहेंगी। ओके, अब क्या होता है ना बेटा,
जैसे हमने जान लिया कि एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। सो ये जनन की कोशिका की पहली बात तो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, हमें बातें समझ में आ गई हैं कि भाई कई बार जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि भाई इसके अंदर ये जो क्वालिटी है ये मेरी है ना, और मम्मी कहती है नहीं नहीं ये वाली जो क्वालिटी है वो मेरी है, और अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें ऐसे बात चल रही होती है कई बार, लेकिन कई बार नए गुणों का भी विकास होता है, उस पर तो मैं चर्चा करूंगी। लेकिन ये जो क्वालिटी हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रही है, सभी सजीवों में ऐसा होता है, इसके होने के पीछे रीज़न होता है हमारे सेल में होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। आपको ये क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि हमारे शरीर में जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एक कोशिका है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हम। तो हमारे शरीर की जो कोशिका होती है उसमें होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। कैसे? तो सुनो भाई, ये जनन की कोशिका के केंद्रक में संघनित गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ये होता है, गुणसूत्र के रूप में ये होता है। अतः जनन में कोशिकाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने डीएनए की क्या बना लेती हैं, प्रतिकृतियां बनाती हैं। इसके बाद वह क्या करती हैं, उसके बाद यह डीएनए प्रोटीन का क्या करता है भैया, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का, जो कि शरीर की मूलभूत संरचनाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। क्लियर? चलो इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरा पक्का ना, जनन का आधार समझ में आ गया। अब आते हैं वेरिएशंस की तरफ। अब हम ये जानते हैं कि भाई कुछ जीव जो होते हैं वो तो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। क्योंकि इसके होने के पीछे क्या होता है, रीज़न होता है, जिसके लिए मुझे आपको ये पूरी चीज़ जो है वो बतानी पड़ेंगी। तो ध्यान से सुनो, वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं समझने के लिए आपको ये समझना होगा सबसे पहली चीज़ कि भैया ये जो जनन होता है, क्या होता है, ये जो जनन होता है यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? जनन होता है यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? ये दो तरीके का होता है। और वो ये दो तरीके कौन कौन से होते हैं? सो भैया एक होता है क्या, एक होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। मेरे साथ साथ ये पूरा बनाते चलेंगे। अब मैं एक बार ये प्रॉपर बनवा रही हूँ। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है, सो भैया वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले तो इसे बता दूँ ताकि मैं आपको वेरिएशंस या फिर विभिन्नताओं के बारे में भी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, इसे अब हम क्या लिखेंगे, तो मेरे साथ साथ लिखो, इसे हिंदी में हम लिखेंगे लैंगिक जनन। कौन सा जनन? तो ये होगा लैंगिक जनन। और इसे क्या लिखेंगे फिर हम, सो ये हो जाएगा क्या हमारा, सो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्लियर? ये हमारा क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो चलिए, हमने जान लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी बारे में नहीं, मतलब अभी हमने सिंपली इसे नोट डाउन किया है, सिंपली हमने इसे लिखा है। सो भाई बात ऐसी है, कैसी है, तो बात ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें या तो मेल होगा या तो क्या होता है, फीमेल होता है ना, या तो मेल होता है या तो क्या होता है, फीमेल होता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई फिर किन में होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल। तो पहले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सो जो प्लांट्स होते हैं, जो आपको एक्चुअली में पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, और आपको किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमंस के बारे में। तो जो ये पादप होते हैं ना बेटा, है ना, ये जो पादप होते हैं ना और ये जो मानव होते हैं, यही क्या करते हैं,
लैंगिक जनन होता है इनमें, और केवल इनमें ही नहीं, और भी कई सारे जो जीव है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। लेकिन आपको मेनली क्या पढ़ना होगा, जैसे हमारे इस चैप्टर का पार्ट क्या है, तो हम जानेंगे कि प्लांट्स में लैंगिक जनन कैसे होता है, और ह्यूमंस में लैंगिक जनन के लिए नर जनन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है और मादा जनन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही होना इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स, और एनिमल्स करें ह्यूमंस हो, है ना। और वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सो भैया इसमें मेल फीमेल में से किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है। अब ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर वेरिएशंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। प्लांट्स में भी ये चीज़ मिल सकती है, बट प्लांट्स में पता है क्या होता है, एक चीज़ और सुन लो, अभी केवल सुन लो कि भैया प्लांट्स में होता है बेटा पॉलिनेशन। क्या होता है, तो प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, सो हिंदी में ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये पॉलिनेशन या परागण जो है ये दो तरह का होता है। एक क्या होता है, सो बेटा ये बना लेना, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, क्या होता है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक क्या होता है, सो लिख लेना, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, सो हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक क्या होता है, सो भैया वो होता है पर परागण। ठीक है, क्या होता है बेटा, सो वो होता है पर परागण। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। बाकी इसी के साथ इधर देखो, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पर तो वेरिएशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो इनमें जो जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो इसमें जिस संतति का निर्माण होगा वो हूबहू कैसी दिखाई देगी, अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देगी। समझ पा रहे हो, जैसे एक अमीबा की बात करें भाई, वो जनन करेगा हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देगा, तो ऐसा इसमें होता है। अब वेरिएशन समझ में आ गए आपको, पक्का कंफर्म। तो सुनो, समान लक्षणों को वंशागति द्वारा प्राप्त करने के पश्चात भी एक जनक को की सभी संतानों में परस्पर व अपने जनकों से कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। उदाहरण के लिए सगे भाई बहनों में भी कुछ न कुछ आपको वेरिएशंस यानी कि इंडिविजुअलिटी वेरिएशंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हम एक ही पेरेंट की संतान होने के बाद भी हमारे भाई बहनों से कैसे दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। हम एक ही पेरेंट की संतान होने के बावजूद अपने भाई बहनों से कैसे होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वेरिएशंस होता है। क्लियर, और इवन हम हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह भी नहीं दिखाई देते हैं, वेरिएशंस वहां पर भी है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन से जनरेशन बढ़ती जाती है नए गुणों का भी क्या देखने को मिलता है, विकास, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसी प्रकार एक ही कुल यानी कि जो फैमिली है तथा जाति यानी कि जो स्पीशीज है, इनसे संबंधित जीवों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आंख की, हाथ की अकार्यकी की, कार्यकीय लक्षण हो गए आदि, इन सभी चीजों की जीवों में पाए जाने वाले इन्हीं सब अंतरों को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, यानी कि इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। सो विभिन्नताएं कहाँ ज्यादा देखने को मिलती हैं, वेरिएशन ज्यादा कहाँ होते हैं, लैंगिक जनन के माध्यम से, और कहाँ पर बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, तो वो कहाँ पर होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो अब आते हैं हम आगे की कहानी की तरफ, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में लक्षणों में पाई जाने वाली असमानताएं यानी कि भैया जो डिसिमिलैरिटीज होती हैं या फिर जो डिफरेंसेस यानी कि अंतर होते हैं जिनके कारण ये एक दूसरे से अलग लगते हैं, वही क्या कहलाती है, वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, ये विभिन्नताएं आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिकल सब्सटेंस होता है डीएनए में परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण जो है प्रकट होती है। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई भी जाति विकास नहीं कर सकती, डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य जो हैं वो एक समान ही प्रतीत होते हैं, एक समान ही दिखाई देते हैं। वातावरणीय स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं लाभदायक या फिर कैसी हो सकती हैं, हानिकारक भी हो सकती हैं।
ये भी बिल्कुल सही कहा है कि जैसे जैसे वातावरण के में चेंजेस होते हैं तो उसके आधार पर जो वेरिएशंस हैं वो लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। देखो भाई, आप बात को थोड़ा सा समझो। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि जहाँ पर अब जैसे जीवों में विभिन्नताएं बाई चांस नहीं मिलेंगी, है ना, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, मान लेते हैं ये एक जनरेशन से, एक जनरेशन से जो है नए जीवों का यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है ना, नए जीवों का यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, है ना, आप एक बात बताओ कि यहाँ पर जिन भी संतति का निर्माण हो रहा है, जैसे मान लो कि इसे जिस टेम्परेचर, जिस एटमॉस्फेयर में रहने की आदत है, तो सेम इन्हीं जीवों को भी उसमें रहने की क्या होगी, आदत होगी। अगर इनमें वेरिएशंस नहीं है, ये हूबहू अपनी ही पेरेंट्स की समान ही है, तो इन्हें भी उसी ही वातावरण में रहने की आदत होगी, ठीक है। अब वातावरण भाई, आपको तो पता तो है ना कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है भाई, एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन आता है। अब वातावरण चेंज होने लगा है, तो वातावरण में परिवर्तन अगली जनरेशन तक आने लगा है, तो इन स्पीशीज का जिंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है ये भी अपने पेरेंट्स के समान ही होंगी, वेरिएशंस ही नहीं है, इनमें विभिन्नताएं ही नहीं है, तो ये भी ना इन्हीं के समान ही होंगी। और ऐसी स्थिति में इनका इसके साथ, इस वातावरण के साथ सरवाइव करना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तभी तो कह रहे हैं कि विभिन्नताएं लाभदायक हानिकारक दोनों होती हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो वेरिएशंस ही नहीं हो रहे, लेकिन अगर मान लो कि एक पेरेंट्स की, मतलब जो पेरेंट्स है उनके संतानों की अगर मैं बात करूं, तो विभिन्नताएं हर जनरेशन में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में हर जनरेशन में नए गुणों का विकास भी होगा, तो वातावरण जिस आधार पर भी परिवर्तित होगा, जिनकी जो नई विभिन्न मतलब वेरिएशंस के कारण जो संतति जो नई उत्पन्न हुई है, उनमें जो वेरिएशंस हुए हैं वो हर तरीके की चीज़ों को सर्वाइव कर सकेंगी, है ना, क्योंकि उनमें नए गुणों का क्या हो रहा है, विकास। नए गुणों का विकास होगा तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो हमने ये चीज़ भी जान ली। अब आते हैं भाई सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस, विभिन्नताओं की क्या इंपॉर्टेंस है। भाई वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताओं का महत्व क्या है बेटा, ये भी तो जानना बनता है। चलो जानते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और जनन के प्रकार। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुकूल होती है, पूर्व अनुकूल का कार्य करती है, और ये जाति के अस्तित्व के संघर्ष में सहायक होती है। ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होती हैं। इनके द्वारा नए लक्षणों यानी कैरेक्टर्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये जाति निर्माण में भी क्या होती हैं भैया, सहायक होती हैं। क्या बोला है, ये जाति निर्माण में भी कैसी होती हैं, सहायक होती हैं। दैट्स इट। अब पहले तो आप सभी के सभी सारे बच्चे ये जो एग्जाम टाइम में सारे के सारे आके इकट्ठा देख रहे हो, तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर यहाँ तक का जितना भी एक्सप्लेन मैंने किया है वो सब तुम्हें समझ में आ गया। यहाँ तक की जितनी भी कहानी मैंने आपको अभी समझाई है वो सब आपके ब्रेन में स्टोर हो गई, बैठ गई वो कहानी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई आपको बता दूं मैं, जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। यानी कि भैया एक होता है अलिंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे अलग से अब पढ़ाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये पूरा बहुत ही अच्छे से जो है लिखकर पढ़ा दिया है ना। लेकिन अब आते हैं थोड़ी सी और चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, और वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि आज की क्लास का मुद्दा ही यही है। दोनों रिप्रोडक्शन पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आज से हम अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आज इसकी क्या कर दें, शुरुआत कर दें। अब सोचने वाली बात है कि सभी जीव जो है वो अलैंगिक जनन तो नहीं करते हैं, लेकिन यस कई सारे जीव जो हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। कई सारे जीवों में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो अब एक सोचने वाली बात है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन है, इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो भाई ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इनकी मेथड्स होती हैं। क्या होती हैं? इनकी होती हैं भैया मेथड्स, हिंदी में जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विधियाँ। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक इसमें विधि होती है और वो क्या है भैया, विखंडन होती है ना।
एक इसमें विधि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सो वो होती है क्या, खंडन। एक और विधि जिसे हम क्या बोलते हैं, सो भैया वो होती है जैसे 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 मुकुलन, ठीक है ना, क्या होती है वो, मुकुलन होती है। एक और विधि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सो भाई वो होती है कायिक प्रवर्धन। क्लियर, क्या होती है, कायिक प्रवर्धन होती है। नेक्स्ट जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ साथ, पुनर्जनन या फिर जिसे हम पुनरुद्भवन भी कहते हैं। क्लियर, पुनरुद्भवन के नाम से भी जानते हैं। एक और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंघ बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने आपको अलैंगिक जनन यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स लिखवाई हैं लाइन से, कि भाई अलैंगिक जनन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनमें इन मेथड्स को फॉलो किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं और सभी समान रूप से अलैंगिक जनन नहीं करते, उनमें भी क्या होती हैं, मेथड्स। तो जल्दी से मुझे थम्स अप करेंगे कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएंगे कि यहाँ तक की कहानी डन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वाले पार्ट को, और वो करना तो अब बनता ही है। तो फटाफट से मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, और वो हेडिंग है क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लिखना शुरू करेंगे कि इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। मैम ये विशेष जनन कोशिकाएं मतलब क्या, तो सुनो, विशेष जनन कोशिकाएं मतलब जैसे ह्यूमंस का ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊं, है ना, जैसे ह्यूमंस का ही अगर मैं एग्जाम्पल लेकर बताऊं, है ना, सुनते चलेंगे बेटा। अगर हम मानव की ही बात करते हैं, है ना, अगर हम मानव की ही बात करते हैं, सो मानव में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, सॉरी लैंगिक जनन होता है, जिसके लिए विशेष कोशिकाएं आवश्यक होती हैं, है ना, और वो विशेष कोशिकाएं जो होती हैं वो युग्मक के रूप में होती हैं। मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए वो दो विशेष युग्मकों का होना आवश्यक है, जिनमें से एक युग्मक जो है वो नर में पाया जाता है और एक युग्मक में किस में, मादा में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि भाई दो युग्मक की क्या होती है आवश्यकता, एक तो होता है मेल गैमेट जिसे हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है फीमेल गैमेट जिसे हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। ऐसा कुछ भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ भी अलैंगिक जनन में नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, ह्यूमंस, मानव में। और मानव में अगर बात आती है नर युग्मक क्या होता है, सो वो होता है स्पर्म, हिंदी में जो कि क्या कहलाता है, सो भैया ये हिंदी में कहलाता है शुक्राणु। क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती क्या है भाई, सो ध्यान से सुनिएगा, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। क्या कहा बेटा मैंने, तो भैया यह है मानव शरीर की, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये है, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हमने क्या देखा, तो अब हमने देखा कि ठीक है नर युग्मक हमें पता चल गया है जो कि स्पर्म यानी शुक्राणु होता है और ये केवल और केवल पुरुषों में पाया जाता है और यही है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम मादा युग्मक की तरफ। सो भाई मादा युग्मक की बात करें, सो मादा युग्मक क्या है, तो वो होता है ओवम, ठीक है ना, क्या होता है, सो भैया वो होता है ओवम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु, ठीक है ना। ओवम जो कि क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। और ये ओवम यानी कि अंडाणु क्या है, सो भैया ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। क्लियर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये कहलाती है, ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये कहलाती है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं है, चलिए फिर बढ़िया है।
और अब ध्यान रखना, और हमने देखा कि विशेष कोशिकाएं कहाँ नहीं पाई जाती हैं, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाई जाती हैं, अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, और इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान होती है। यही तो होता है अलैंगिक जनन में। बहुत सारी इमेजेस मैंने यूज़ की है, अब आप समझ पाओगे अलैंगिक जनन में जितनी भी संतति का निर्माण होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मिलते हैं, वो सभी के सभी जनन के बाद हूबहू अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देते हैं। किसके समान? हूबहू। चलो इसे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। जनन की मेथड्स तो आपको पता ही है, बट उसके पहले भाई हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ ले कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके लक्षण बताइए, है ना। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके लक्षण बताइए। तो आप क्या बताएंगे? अलैंगिक जनन के जो लक्षण हैं भाई वो क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला लक्षण, इसमें संतति का एक ही जनक होता है। क्या कहा मैंने आप सभी से? ऑब्वियसली संतति का एक ही जनक। एक ही जनक का मतलब क्या होगा? या तो मेल होगा बेटा, या तो क्या होगी, फीमेल, है ना। इसी के साथ क्या बोल रहे हैं, इनमें नए जीव का जन्म जो है वो केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है, तो इसे कायिक प्रजनन भी कहा जाता है, जो बेसिकली प्लांट्स में होता है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ। इसी के साथ इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है, माइटोटिक प्रोसेस इसमें होती है, डिवीजन होता है, और इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है। एक्चुअली युग्मकों का निर्माण और निषेचन का मतलब ये है कि ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है, यही आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और निषेचन होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। केवल और केवल किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अब सुनो, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। इस प्रकार के जनन में उत्पन्न आनुवांशिकी व कार्यकीय रूप समरूप संतति को क्लोन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन विधि मेनली एकल जीव, मेनली तो एकल जीवों में होती है, जैसे कि पादप हो गए, है ना, निम्न पादप जंतुओं में होता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रोटोजोआ है, कवक है ना, और कुछ निम्न जीव जो होते हैं जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इनमें। ठीक है, इनमें। अब आते हैं हम आगे की तरफ। एक हेडिंग डालिएगा, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप मेरे साथ साथ लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। इसमें वो चार्ट में अलग और यहाँ पर जो हम एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेना क्या? विखंडन। मैं आपको अभी बताऊंगी विखंडन क्या होता है। और हाँ, विखंडन में भी लिखो जरा जल्दी से, क्या लिखोगे भैया? ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। विखंडन भी कितने प्रकार का होता है? 2। और वो 2 कौन कौन सा होता है? सो भैया, एक होता है बहुविखंडन, क्लियर, एक होता है क्या? बहुविखंडन, और एक क्या होता है? सो वो होता है द्विविखंडन, क्लियर। एक होता है बहुविखंडन और एक क्या होता है? सो वो होता है द्विविखंडन। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ, एक होता है क्या? खंडन, क्लियर। एक होता है क्या? खंडन। एक और लिखिएगा, सो बहुविखंडन, मतलब विखंडन पढ़ेंगे, खंडन पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? देन हम पढ़ेंगे इसमें मुकुलन, ठीक है ना। बडिंग की प्रोसेस हम जानेंगे, एंड मुकुलन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कायिक प्रवर्धन, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे? कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इसके बाद हम पुनरुद्भवन पर भी चर्चा करेंगे, है ना। हम जानेंगे पुनरुद्भवन जो है भाई वो क्या होता है, और उसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में? तो हम यहाँ चर्चा करेंगे इसी के साथ साथ बीजाणु समासंग के बारे में, ठीक है। चलो जल्दी से लिखो इन सब के बारे में, फटाफट से मेंशन करो। बीजाणु समासंग को भी क्या करेंगे? हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे, और बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो ये कुछ विधियां मैंने आपको बताई हैं जिनमें ढेर सारे क्या आते हैं भाई? एग्जाम्पल्स आते हैं, और वही हमसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कि मान लो कि अगर हमसे पूछ लिया प्लेनेरिया, इसमें अलैंगिक जनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर हमसे पूछ लिया अमीबा, इसमें कौन सा जनन होता है,
और अगर अलिंगिक होता है तो उसकी कौन सी मेथड होती है, ऐसा बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम विखंडन। अब विखंडन की बात करें, आप खुद देखो कि यहाँ पर जो है विखंडन ही हो रहा है, ये जो है भागों में विभाजित ही हो रहा है। सो ध्यान से सुनेंगे बेटा, सुन रहे हो ना कि भाई जो एक कोशिक जीव होते हैं, सो एक कोशिक जीवों में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा क्या किया जाता है, नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है ना। सो कुछ एक कोशिकीय जीव है, सारे नहीं, क्योंकि हम विखंडन पढ़ रहे हैं ना, और सभी एक कोशिकीय जीवों में विखंडन नहीं होता है। सो कुछ एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें कोशिका का विभाजन बोल दो या फिर आप विखंडन बोल दो, इसके द्वारा ही नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस विधि में परिपक्व जीव जो है, यानी कि जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर या तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा या तो वो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी कि इनकी कोशिकाओं का विभाजन जो है या तो वो 2 भागों में होगा या तो वो 2 से ज़्यादा भागों में होगा, है ना। इस तरह से ये होता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होता है, बाद में कोशिका द्वीप विभाजित होता है, और फिर विखंडन के इसके क्या है, अनेक तरीके भी प्रेक्षित किए गए हैं। ये मैं आपको अभी बताती हूँ, है ना। कैसे बताती हूँ तो सुनो सुनो सुनो। इसे इंग्लिश में विखंडन को पहली बात तो हम फिजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो मेरे सामने मैं हेडिंग डाल रही हूँ, और ये हेडिंग क्या है भैया, सो वो हेडिंग है विखंडन। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, सो भैया ये इंग्लिश में होता है फिजन, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, सो भाई ये होते हैं 2 तरीके के, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, सो एक तो होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, सो भैया एक तो होता है द्वि विखंडन, समझते चलेंगे, और एक क्या होता है बेटा, सो वो होता है बहुविखंडन। क्या बोला मैंने कि भैया एक जो होता है वो होता है बहुविखंडन। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, सो भैया इंग्लिश में ये होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है ना। और ये क्या होता है, सो ये होता है मल्टीपल फिजन। क्लियर, क्या होता है, सो ये होता है मल्टीपल फिजन। कोई कंफ्यूजन, चलिए भाई, तो अब इसे हम अपनी ही लैंग्वेज में सबसे पहले तो जानेंगे कि जो बाइनरी फिजन होता है और जो मल्टीपल फिजन होता है, दोनों को ही हम कैसे समझ सकते हैं। तो बाइनरी, पहली बात तो सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली कोशिका का विभाजन तो होगा ही। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है, यानी इसमें जो सेल्स होती हैं ना बेटा, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, या फिर इसमें सेल्स नहीं लिखेंगे, इसमें हम कोशिका ही लिखेंगे। यानी कि इसमें जो सेल होती है, यानी कि भैया क्या होती है, कोशिका। आपको पता है उसका क्या होता है, नाम से ही पढ़ो, ये कोशिका जो है ना, ये 2 बराबर भागों में इसे तोड़ा जाता है। क्लियर, ये 2 भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। समझ पाए कि नहीं, ये 2 भागों में क्या होती है, विभाजित। और वहीं अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो सेल होती है, यानी कि इसकी जो कोशिका है वो 2 से अधिक भागों में विभाजित होती है ना। क्या कहा मैंने आप सभी से कि ये जो है इसका जो विभाजन होता है वो 2 से अधिक भागों में होता है। क्लियर, 2 से अधिक भागों में ये होता है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका एसएस लेंगे बेटा, जल्दी से एसएस ले लो। अब क्या होता है ना बेटा, ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसे 2 भागों में इसमें कोशिकाएं विभाजित होंगी और यहाँ पर 2 से ज़्यादा पार्ट्स में क्या होंगी, डिवाइडेड होंगी। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे अगर मैं मल्टीपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल लूँ, मल्टीपल का नहीं बाइनरी, इसको मैं पहले तो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कर देती हूँ अमीबा का एग्जांपल लेकर, क्योंकि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या होता है भाई, अमीबा होता है, ठीक है ना। और अमीबा में कैसे होता है भाई बाइनरी फिजन, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक अमीबा का क्या बनाया, डायग्राम बनाया, है ना, और थोड़ा सा अच्छे से ही बना देते हैं हम,
मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, एक इर्रेगुलर शेप वाली अमीबा है, ठीक है। ये क्या है, तो भैया ये है इर्रेगुलर शेप वाली अमीबा, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सो भैया जिसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, अच्छे से बना के पढ़ा रही हूँ मैं ये आपको, कि जिसके अंदर क्या पाया जाता है भैया, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है, सो जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और ये रहा इसका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, ठीक है, ये रहा इसका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। सो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ओके, ये मुझे वो एग नहीं होता, एग वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस जैसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में भैया, सो हिंदी में ये क्या हो जाता है, केंद्रक, है ना। पेन का है चेंज नहीं हो रहा है, इसको किस चीज़ की गुस्सा है। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस यानी क्या है भैया, केंद्रक है। ये वाला सेक्शन पता है क्या है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म। ऐसे बनाओ कि अभी आगे टुकड़ों में से बांटो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो लिखो फटाफट से, इसे क्या लिखोगे आप, साइटोप्लाज्म लिखोगे। क्लियर। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, सो हिंदी में ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्लियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट और इसी के साथ साथ अब ये पता है क्या करेगा, जब इसका डिवीजन होता है ना, जब इसका डिवीजन होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले तो अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद पता है किसे डिवाइड करता है, अपने साइटोप्लाज्म को। समझ पा रहे हो, पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, देन अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, एंड अपनी ही समान जो है दो नई कोशिकाओं का क्या करता है, इस तरह से निर्माण करता है। इसी को ही हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। अपने नोट्स में इसे कुछ इसी प्रकार से, कुछ इसी ही तरीके से जो है भाई वो बनाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब इसे समझने के लिए कि हम इसे लिखेंगे कैसे। तो मैं देखो आपको यहाँ पर इसे लिखना सिखा रही हूँ कि विखंडन की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्न है, जिनमें से एक क्या है, द्विविखंडन, जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। कुछ प्रोटोजोआंस की कोशिकाएं विभाजन के द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। इनमें एग्जाम्पल्स क्या आ सकते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये हो गया। आप खुद देखो यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में एक इमेज दी है, हमने देखा कि सबसे पहले एक अमीबा कुछ ऐसा था, इसने खुद से ही क्या किया है, जनन किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही होता है। फिर हमने देखा कि भाई इसमें कुछ चेंजेस आना जो है वो स्टार्ट हो गए, और वो चेंजेस क्या थे, सबसे पहले तो हमने नोटिस किया बेटा कि इसका जो न्यूक्लियस था वो दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हुआ। देन हमने क्या देखा कि इसका न्यूक्लियस पूरा अलग हो गया, और इससे साइटोप्लाज्म भी जो यहाँ से था अलग अलग होना स्टार्ट हो गया, टू पार्ट्स में। हमने देखा फिर इससे ये काफी अलग हुआ, बिल्कुल अलग होने तक की कंडीशन में आया, और इसने अपने ही समान जो है दो अमीबा का क्या किया है भाई, निर्माण किया है। यही कहलाता है बाइनरी फिजन, जिसे हम द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप जरा जल्दी से, जिसे हम मल्टी फिजन बोलते हैं। ये बहुविखंडन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। एक कोशिकीय जंतुओं में कोशिका द्रव्य डिवाइड होकर, विभाजित होकर सूक्ष्म विखंड जो है वो बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका आवरण के फटने पर ये विखंड जो है मुक्त होकर स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसमें प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया का प्रोटोजोआ है, मलेरिया प्रोटोजोआ इसका नाम क्या है यहाँ पर, प्लाज्मोडियम। सो ध्यान से सुनो, हमने ये चीज यहाँ पर बना ली। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है, तो कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण इसकी जो ये लेयर है, ये जो परत है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो ओपनली और फ्रीली क्या करती हैं, घूमती हैं स्वतंत्र रूप से। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं में कोशिका द्रव्य, ध्यान से सुनना, कोशिका द्रव्य एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें ये डिवाइड होकर, विभाजित होकर सूक्ष्म विखंड जो है बना लेता है। और कुछ अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका आवरण के फटने, उसके जो आवरण है, उसकी जो लेयर है, उसके फटने पर यह विखंड जो है मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीवों के रूप
रूप में ही डेवलप होते हैं। और इसका नाम क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, मलेरिया एक बीमारी है जो परजीवी के कारण होती है। ठीक है, चलो भाई, अब हमने यहाँ पर हमारी पहली कहानी तो पढ़ ली, हमें ये तो पता आ गया कि हमें ये तो पता चल गया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है, उसकी जो दोनों मेथड्स होती हैं, बेसिकली वहाँ पर जो हमें पढ़ना होता है मतलब विखंडन जो पढ़ना होता है, विखंडन में हमने दोनों चीज़ें जानी। नाउ आते हैं खंडन की तरफ। सुनो, होता ही है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जो है वो डेवलप होकर, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, खंडित तो हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिक जीव होते हैं, वो डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, और डेवलप होने के बाद वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, और ये टुकड़े वृद्धि करने लगेंगे धीरे धीरे करके, और ये भी एकल जीवों के रूप में जो है मतलब जीवों के रूप में ये भी अपना जो है इनका डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, स्पायरोगायरा क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। क्या बोला है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। नाउ अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब पुनरुद्भवन, जिसे हम हिंदी में पुनर्जनन या फिर जिसे हम इंग्लिश में रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। आपको देख के थोड़ा सा अलग सा अजीब सा लग रहा होगा ना, तो सुनो होता क्या है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर ये जो इसकी मेथड है ना, हम कहाँ पे थे, पुनरुद्भवन पे थे, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रही हूँ, और वो हेडिंग क्या है, पुनरुद्भवन है ना, वो हेडिंग क्या है, पुनरुद्भवन है। और पुनरुद्भवन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पुनरुद्भवन होता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सो भैया वो प्लेनेरिया है ना, क्या है भैया, वो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है। तो सुनो, हमने क्या देखा कि ये जो प्लेनेरिया है, इसमें हम क्या करेंगे, तो एक हमने पूरा का पूरा जो है वो प्लेनेरिया का क्या किया, निर्माण किया। हमने पूरे के पूरे जो प्लेनेरिया था उसका क्या किया भैया, निर्माण किया कुछ इस प्रकार से। ओके, और मैंने इसकी ना आँख भी बना दी और इसकी पुच्छी भी बना दी। ठीक है, इसे जो है हटाओ यहाँ से, हाँ जी, तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा ऐसा, रुक जाओ एक ही बनाओ लेकिन ढंग का बनाओ भले, है ना, ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ से यूं ले जाओ। ठीक है, दैट्स इट। ये हमने क्या बनाया, एक प्लेन एरिया का क्या किया है, निर्माण किया है। और ये जो प्लेन एरिया है इसमें क्या होगा, इसकी आँख भी बना लो भैया, और इसका ये वाला सेक्शन भी बना लो। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि भाई होगा ये कि ये क्या करेगा, डिवाइड होगा, ऑब्वियसली इसका क्या होगा, डिवीजन होगा, और ये अपनी ही समान जो है प्लेन एरिया का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, अपनी ही समान प्लेन एरिया जो है उसका निर्माण करेगा। लेकिन कैसे करेगा, तो सुनो, ये हो कैसे रहा है। पहली बात तो रीजनरेशन की एक मेथड होती है। रीजनरेशन क्या होती है, एक मेथड होती है। हमने देखा ये एक प्लेन एरिया है, सबसे पहले तो ये 3 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, 1 2 3, तभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रीजनरेशन मतलब क्या। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, अपने बॉडी के पार्ट से टुकड़ों में टूटना जो है वो डिवाइड हो, टुकड़ों में टूटेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये इसका एक पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट, एंड ये इसका क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट। अब ये क्या करेगा भाई, तो इसके ये बाकी के जो पार्ट्स थे वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहे होंगे। अभी पूरे के पूरे सारे पार्ट्स रिमूव कर रही हूँ। सुनो, ये वाला पार्ट्स मैंने जो था वो यहाँ से उड़ा दिया, इसका ये हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, ये वाले सेक्शन को मैंने ऊपर से उड़ा दिया, है ना, और मैंने नहीं उड़ाया, एक्चुअली में ये हुआ है ना। और इसमें क्या होगा, ये वाला पूरा सेक्शन गायब। क्यों, क्योंकि ये टूटा ही इन 3 पार्ट्स में था ना। फिर हमने क्या देखा कि भाई ठीक है, ये प्रोसेस तो हमें समझ में आई। देन अगले में पता है क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ग्रो होना स्टार्ट हुआ, और फिर एक ऐसी कंडीशन आई कि उसने क्या किया, एक नया ही प्लेन एरिया बना दिया। ये हमारे में पॉसिबल नहीं है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि हमारा हाथ कट हो जाए, है ना, और हाथ वैसा हो ना, है ना, ऐसा बोलना नहीं है हमको उल्टा सीधा, लेकिन अगर हमारा हाथ बाई चांस
अगर नहीं है, ठीक है, हाथ कट हो गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अब ये धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद पूरा का पूरा हाथ आ जाएगा, नहीं। ये केवल और केवल किस में होता है, रीजनरेशन में होता है, पुनरुद्भवन की मेथड में ही होता है, जहां पर ये जो प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये टुकड़ों में डिवाइड हुआ, देन उसके बाद अपने ही समान इसने क्या किया, प्लेन एरिया का निर्माण कर लिया। यही तो है रीजनरेशन, यही तो पुनरुद्भवन है। लेकिन बाकी किसी में अलग से ये नहीं होगा, वरना तुम सारे ही उठा के लेके आ जाओ, है ना। चलो कुछ और चीजें इसमें जानते हैं, है ना। और वो कुछ और चीजें क्या है, तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव जो है अगर वो क्षत विचत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। कैसे होते हैं, बेस्ट एग्जांपल ये रहा आप सभी के सामने। आप खुद ध्यान से देखो कि एक प्लेन एरिया, पहले ये क्या हुआ, 3 पार्ट में टूटा, 3 टुकड़े इसके हुए, देन हमने क्या देखा, उसने उन्हीं सेक्शन से जो है ग्रो करना स्टार्ट किया और उसने क्या किया, 3 अलग प्लेन एरिया का निर्माण कर दिया। हुआ कि नहीं। अब इसमें ना हाइड्रा भी आ सकता है, हाइड्रा इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है और वो मुकुलन का भी एग्जाम्पल होता है, दोनों में ही होता है। तो हाइड्रा और प्लेन एरिया जैसे सरल प्राणी जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले नहीं, सरल वाले, जो डिवाइड हो सकते हो और जो ग्रो हो सकते हो, सारे इसमें नहीं आ सकते। आप सोचो कि एक अमीबा जो होता है उसमें रीजनरेशन हो सकती है, अमीबा ही खत्म हो जाएगा, अगर उसके टुकड़े हुए वो बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। सो हाइड्रा और प्लेन एरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो विकसित होकर, डेवलप होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। और ये पुनरुद्भवन चित्र जो है वो 7.3 में आपको प्लेन एरिया का एग्जाम्पल देकर बताया है, ठीक है। यहाँ पर प्लेन एरिया का एग्जाम्पल देकर आपको बताया है। इसी के साथ पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा ही संपादित होता है और इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं और ये परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, बेटा परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण जो है यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट कर सामान्यतः एक नया जीव उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल सही बोला है, पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है कि प्रत्येक जीव के हर एक जीव का कैसे पॉसिबल है कि किसी भी भाग को काट कर एक नया जीव उत्पन्न हो सकता हो, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल या संभव नहीं है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम एक मुकुलन के प्रोसेस जानने के लिए कि भैया ये मुकुलन क्या होता है। और मुकुलन में हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे कि हाइड्रा जैसे जीव में या हाइड्रा में कैसे एक मुकुलन की प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अब आते हैं हम नेक्स्ट बडिंग, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है भाई, सो वो है बडिंग। हिंदी में जैसे हम क्या बोलते हैं, सो ये क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। हिंदी में ये क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। और ये जो मुकुलन या बडिंग की जो प्रोसेस होती है, ये जो मुकुलन यानी कि जो बडिंग की प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें होता ये है कि हमने लिया एक हाइड्रा का एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा हाइड्रा, ऐसे ही कुछ बनाया है ना। इसमें भी थोड़े से पतले हैं वो, है ना, और हमने इसे इतना मोटू सा क्यों बना दिया। हम भी वैसे ही बना देंगे, कोई बात नहीं, है ना, हम भी वैसा ही बना देंगे, कोई बात नहीं, बना दिया ना। चलो वेरी गुड, ओके ओके ओके, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ये कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। आप पता है क्या होगा, पहले तो ये कॉपी होगा पहले तो मैं इसे कॉपी करूँगी और ये आप अपने नोट्स में भी बना सकते हो, है ना, इवन एग्जाम में भी बना सकते हो। नोट्स छोड़ो, तुम तो अपने एग्जाम में भी बना सकते हो भाई इसको। अब हमने क्या देखा, ये धीरे से इस वाले सेक्शन से जो है भाई वो ग्रो होना स्टार्ट होगा, देन थोड़ा ज़्यादा ग्रो होना स्टार्ट होगा, ठीक है, अपने ही समान, अपने ही पेरेंट्स के समान, पेरेंट के समान। और ये क्या करेगा भाई, तो ये एक और क्या करेगा, हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, एक और हाइड्रा का ये क्या कर देगा, निर्माण कर देगा।
इसने क्या किया, फिर इस पूरी प्रोसेस के बाद एक और हाइड्रा का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो हमने जाना है इसके लिए, हमने जाना है एक हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर, है ना। हमने हाइड्रा में कैसे मुकुलन होता है ना, हमने जाना भैया कि ये जो हाइड्रा है कैसे इसमें बडिंग की प्रोसेस होती है, वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। पहले तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि सभी को बडिंग अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे ये बडिंग होता है या मुकुलन होता है। मैंने आपको ये बनाकर बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपके ब्रेन में जो है भाई वो स्टोर हो गया होगा। आप इसे भी यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी जो है पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए भी करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, ठीक है ना। और ये उभार यहाँ से ऐसे होता है और ये उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में इस तरह से ऐसे बदल जाता है और पूरी तरह से विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीता है ना। और मतलब एक स्वतंत्र हाइड्रा के फॉर्म में जो है वो जीना स्टार्ट करता है। सो मुकुलन में हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर जाना कि कैसे जो मतलब ये पूरी मेथड है वो होती है। अब नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है बेटा। तो सुनो, अब आते हैं हम अपनी अगली कहानी, नेक्स्ट कहानी की तरफ, और वो क्या है, कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया ही पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं और पर्तन हो गया, कलम हो गया, रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि प्लांट्स में होती है ये प्रोसेस। और गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, चाहे वो तना हो गया, पत्तियां हो गया, कुछ उपयुक्त परिस्थितियों में डेवलप होकर एक नया ही पौधा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के लिए करते हैं, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए जो पौधे होते हैं वो सामान्य बीजों के द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इनमें समय भी कैसा लगता है, कम लगता है। सो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज के द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल जो है वो कम समय में लगने लगते हैं। ये पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं। हाँ भाई, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, कोई ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपने बीजों को उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं। तो हमने जाना कि कायिक प्रवर्धन एक ऐसी मेथड है जहां पर एक ऐसी मेथड है, पद्धति है, जहां पर जीवों का जो जनन हो रहा है, यानी कि जो पौधे ग्रो हो रहे हैं अपने सभी भागों के साथ, वो सामान्य बीजे जो बोए जाते हैं उनमें जो पौधा ग्रो होता है उसकी तुलना में कायिक प्रवर्धन की विधि के द्वारा फास्ट ग्रोइंग हो रही है। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपने बीजों की जो क्षमता है ना, बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो खो चुके हैं। तो ऐसे जीवों के लिए कायिक प्रवर्धन कैसा होता है, आवश्यक होता है। सो ये पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। जनरली प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि सेम ही मिलेगा भाई, वहाँ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ भी होता है, क्रॉस भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेम ही मिलेगा। बट कायिक प्रवर्धन एक ऐसी चीज है, जैसे वो तो मैं आपको लैंगिक जनन में पढ़ाऊंगी, लेकिन कायिक प्रवर्धन एक ऐसी मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि यहाँ पर जो जनन होता है इसके बाद जो पौधे विकसित होंगे वो हूबहू अपने पेरेंट्स के समान ही दिखाई देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनो कि कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, अपने जनक के समान ही होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं और लास्ट आते हैं बीजाणु समासंग की तरफ। क्या बोला है मैंने आप सभी से कि नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या, बीजाणु समासंग। तो भैया ध्यान से सुनो, एक कोशिकीय पादपों में बहुविखंडन के पश्चात चल बीजाणुओं की अगर मैं बात करूं निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या बोला है, क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास के बारे में बोला है।
तत्पश्चात ये चल बीजाणु डेवलप होकर सामान्य पादप की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में जो यीस्ट होता है उसकी कोशिकाएं आवरण युक्त बीजाणु का निर्माण करती हैं कुछ इस तरीके से, जो अंतः बीजाणु कहलाते हैं, एंडोस्पोर्स कहलाते हैं। सो राइजोपस में बीजाणु समासंग कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से होता है। ओके, चलो कवकों में भी इसी प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा कि जो कवक होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ज़्यादातर यानी कि अधिकतर बीजाणुओं की संरचना एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होती है तथा इनमें बाहर की तरफ वातावरण से सुरक्षा हेतु कठोर आवरण जो है वो उपस्थित होते हैं। इनका प्रकीर्णन वायु या जल के द्वारा होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में नमी को एब्जॉर्ब करके नए जीव या फिर कवक तंतु का निर्माण करते हैं। इसमें म्यूकर, राइजोपर्स, पक्सीनिया और फंड जैसे कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं यानी कि शामिल होती हैं। ओके, तो देखो भाई, ये था हमारा वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है ना, जो 2 पार्ट में आपको मिलेगा। मैं फिर बता दूं क्यों, क्योंकि अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों साथ में पढ़ते, कम से कम 4 to 5 आवर्स की क्लासेस होती और तुम लोग की सांस ऐसे ऊपर नीचे होने लगती है इतने बड़े बड़े सेशंस देखने को। तो मैंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आप सबके लिए। सो दैट्स वाई, यही एक रीज़न है कि मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज जो मैंने करवा दिया है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट 1। तो मैंने सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपके एक्सप्लेन की, देन मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो सकता था, प्यारे तरीके से चीज़ें हो सकती थी, वो सब मैंने आप तक क्या कराई है, प्रोवाइड कराई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपके ब्रेन में स्टोर भी हो गई होगी। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है ना, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कुछ जनन स्वास्थ्य के बारे में भी हम जानेंगे। तो फिर मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसकी ठीक थोड़ी देर बाद आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। ये मत सोचना सेकंड पार्ट कब मिलेगा, अब भी मिलेगा, तुरंत मिलेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि अभी तक नहीं किया है तो, और यस बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। बाकी आप मेरे सेशंस जो हैं कहाँ अटेंड कर सकते हैं, तो बेटा यूट्यूब पर लाइव तो ले ही सकते हैं, इसी के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मेरी यूट्यूब पर मिलती हैं। और केवल यूट्यूब ही नहीं, आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। बाकी ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, सो ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां हम सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको सेशन, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से हो गए होंगे क्लियर। तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यस प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे अब हम अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।